चलो बाबू ये फोटो बना लीजिएगा। उसके बाद अभी हम लोग तीनों शब्दावली को पढ़ेंगे, इसके साथ साथ फोटो बना लीजिएगा। देखो बाबू, यहां पर ये जो कैपिटल आर है, इस कैपिटल आर को, सिर्फ इस कैपिटल आर को नाम दिया गया है बाह्य प्रतिरोध का। कौन सा प्रतिरोध बोला जा रहा है इसको? बाह्य प्रतिरोध। देखो बाह्य प्रतिरोध किसे कहते हैं? जब किसी परिपथ में आप कोई बाहरी सामान का यूज करना शुरू करते हैं। जैसे हम इस परिपथ में, अपने क्लासरूम के परिपथ में फैन लगा दिया, लाइट लगा दिया, ये सब बाहरी सामान को लगाया गया है। इसलिए ये जो प्रतिरोध यानी धारा के रास्ते में ये गतिरोध उत्पन्न करेंगे, क्योंकि धारा को क्या करेंगे? ये कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे। ऐसे प्रतिरोधों को कहा जाता है बाह्य प्रतिरोध। मतलब हम एक ऐसे परिपथ की कल्पना कर रहे हैं जिसके पास एक बाह्य प्रतिरोध भी होगा, जैसे पंखा हो सकता है, लाइट हो सकता है, टीवी हो सकता है, ये सब चीज जो लगा हुआ है यहाँ पे सब बाह्य प्रतिरोध है। और यहाँ पर ये जो है स्मॉल आर में, इसको बोला जाता है, ये कहलाएंगे कौन सा? आंतरिक प्रतिरोध। ये बाद में तुम लोग भी अपने फोटो में अभी कर लोगे, ठीक है? पहले अभी देख लो, इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जो प्रतिरोध हम इस्तेमाल ना करें लेकिन वो फिर भी मेरे परिपथ में शामिल हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि तार उस क्वालिटी का नहीं होता, तो कुछ धारा जो है वो उस तार में ही कंज्यूम कर लिया जाता है, बर्बाद हो जाता है, तार में ही यूज हो जाता है। तो ऐसे प्रतिरोधों को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। अब अगर अपने सेल के हिसाब से देखोगे तो सेल में पहले तो इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें विलियन होता है, जिसमें इलेक्ट्रोड डूबे हुए होते हैं, दो छड़ होता है, एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है, पता होगा। अब दोनों को तुम एक तार से जोड़ देते हो और उसके बाद देखो बल्ब लगाते हो ताकि लाइट जले तो पता चले। वो जो बल्ब है वो बाहरी प्रतिरोध हो जाएगा। लेकिन जो विलियन तैयार किए हो, जिसमें धातु का छड़ गया हुआ था, मतलब जिसमें इलेक्ट्रोड डूबा हुआ था, वो विलियन भी धारा को प्रवाहित होने के लिए थोड़ा सा रोकता है। और वो जो रोक रहा होता है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। वो जितना रोक रहा होता है वही होता है स्मॉल आर, यानी आंतरिक प्रतिरोध, यानी ये वाला स्मॉल आर। इसकी गणना मेरे कैलकुलेशन में नहीं है, ये वाला हम अप्लाई करते हैं, ये हम अप्लाई नहीं करते। ये परिपथ में स्वतः हो सकता है, जैसे हम तार के केस में आपको बताया कि तार के बारे में बोल दिया कि ये है, ये बिल्कुल अच्छा चालक है, अच्छा चालक है। बट अच्छा चालक में भी 100% शुद्धता हो, इसका पैमाना थोड़ा सा शक वाला लगता है। तो यानी वो फिर भी धारा को प्रवाहित होने से थोड़ा ना बहुत क्या करेगा? रोकवे करेगा। और वो जो रोकेगा ना, वही कौन सा प्रतिरोध होगा? आंतरिक प्रतिरोध। अब हम इससे धारा फिलहाल प्रवाहित नहीं कर रहे, ऑफ कर दिए हैं, परिपथ तोड़ दिए हैं, ये मतलब हुआ। परिपथ टूट गया, ये प्लस है, धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, तो ये चलना शुरू किया, इस तरफ से आया, कुछ धारा यहां कंज्यूम किया गया V बराबर IR के रूप में, और फिर ये करंट आगे बढ़ा। जब आगे जाएगा बस यहां पे खत्म, क्योंकि परिपथ वहां पर कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है परिपथ मेरा। तो इस समय ध्यान देना, इस समय इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोड का मतलब प्लस और माइनस के बीच, प्लस और माइनस के बीच जो भी विभवांतर होगा, ध्यान से सुनो क्या बोला गया, कोई परिपथ हो, सेल है मेरा, बैटरी का ही बना हुआ है, बना हुआ हो, लेकिन परिपथ पूरा नहीं है, यानी बंद चालू परिपथ है। चालू का मतलब स्विच ऑन मत समझ जाइएगा। खुला परिपथ अगर हम बोल दें तो खुला का मतलब होगा कि ये तार जिस तरह से अभी देख रहे हो पैक है, बीच से कैंची लाके से काट दिया, समझ गए? तो तार क्या हो गया? खुला हो गया। तो परिपथ बंद नहीं है, ये परिपथ क्या है? खुला है। यहां पर खुला का ये मतलब होता है। तो ये जो परिपथ है ये खुला परिपथ है। तो खुला परिपथ में धारा का यूज हो रहा होगा कि नहीं? ये लोग हाँ बोल रही हैं। भाई इसको काट देंगे तो पंखा वंखा चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो हम लोग के हिसाब से नहीं चल रहा। तो इस समय इसके इलेक्ट्रोडों के मध्य, इलेक्ट्रोड माने प्लस और माइनस के बीच जो भी विभवांतर होगा, उस विभवांतर को हम लोग विद्युत वाहक बल कहेंगे। बहुत बार मिलेगा, विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल बोलते हैं। जब विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल बोलते हैं तो फिर विभवांतर ही काहे नहीं बोलते हैं?
काहे विद्युत वाहक बल शब्दावली का यूज करते हैं। और अगर विद्युत वाहक बल ही बोलना है तो शुरू से ही विद्युत वाहक बल होना चाहिए, फिर विभवांतर बोल के क्यों कॉन्सेप्ट को गड़बड़ाया जाता है। देखो बेसिक अंतर है बाबू, क्या है, जब मेरा परिपथ चालू नहीं है यानी धारा का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस समय इसके इलेक्ट्रोडों, परिपथ में जो मौजूद इलेक्ट्रोड होगा यानी प्लस और माइनस के बीच जो भी विभवांतर होगा, उस विभवांतर को, विभवांतर का मतलब विभव का अंतर, प्लस और माइनस के बीच जो भी विभव का अंतर होगा उसको विभवांतर शब्द का यूज नहीं कर सकते ऐसे परिपथ के लिए। कैसे परिपथ के लिए? जो परिपथ ओपन हो, जो परिपथ खुला हो, जिस परिपथ से धारा यूज नहीं हो रही। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे परिपथ के लिए जो विभवांतर होगा प्लस और माइनस के बीच, इलेक्ट्रोडों के बीच, उसे किस नाम से पुकारा जाएगा? विद्युत वाहक बल। क्लियर हो गया? अब अगर हम इस परिपथ को पूर्ण कर दें, डॉट लगने का मतलब क्या होता है? परिपथ क्या हो गया? चालू, यानी पूर्ण, जिसको हम बोलेंगे बंद परिपथ। बंद परिपथ का मतलब ये जो आपके घरों में होता है, परिपथ तार कहीं पे होता है, कनेक्शन बना के तारे से खुला हुआ ऐसे लॉक्ड हो जाता है ना, तो बंद परिपथ बोलते हैं। तो जब परिपथ बंद हो जाए यानी पूर्ण हो जाए, अब इस समय इसके परिपथ जब बंद हो गया इसका मतलब धारा का यूज होना चालू हो गया, ये यूज हो रहा है। अब इसके इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होगा उसको हम लोग वोल्टता के नाम से जानेंगे। समझ में आई बात? वोल्टता कब बन गया विभवांतर? ध्यान दो, हम लोगों को सेकंड चैप्टर विभव और विभवांतर पढ़ा दिया, लेकिन ये विभव और विभवांतर तीसरे चैप्टर में विद्युत वाहक बल और वोल्टता के नाम से संबोधित है। तो हमको ऐसा लगा कि पहले ये दोनों शब्द को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहिए। एग्जाम में नहीं पूछ रहा, एग्जाम में नहीं पूछ रहा, लेकिन आपका अगला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग सेलों का समूहीकरण करेंगे वहां पर विद्युत वाहक बल और वोल्टता वर्ड यूज होगा। अब हम बोलेंगे बाबू दोनों विभवांतर ही होता है, जाहिर सी बात है तुम सवाल नहीं पूछोगे, लेकिन तुमको सोचना है कि जब दोनों के लिए एक ही बात है तो फिर अलग अलग क्यों? अलग अलग इसलिए क्योंकि अगर मेरा परिपथ चालू है यानी ओपन हो गया है, कंप्लीट नहीं है, इस समय धारा इससे प्रवाहित नहीं हो रही होगी, तो इसके इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होगा उसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? विद्युत वाहक बल। अगर परिपथ को पूर्ण कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए ताकि धारा का यूज हो सके, तो अब इसके इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होगा उसे हम लोग वोल्टता यानी कैपिटल V कहेंगे। इससे पहले कौन से नाम से, कौन से सिंबल से दिए थे? ई सिंबल से किए थे। क्लियर हो गया? और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये अपने अपने विलयन में डूबे हुए होते हैं। आइए ना, आइए ना, अंदर आइए ना। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये अपने अपने विलयन में डूबे होते हैं ना, आयनिक विलयन में बने, और उन विलयनों के द्वारा भी इस इलेक्ट्रोड पर कुछ ताकत लग रहा होता है जो धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। ऐसा क्यों? काहे रोक रहा है धारा को प्रवाहित होने से? सोचने वाली बात है भाई। हो सकता है कि उसकी प्रवृत्ति प्लस वाली हो, तो वो अपने से इलेक्ट्रॉन को, धारा का प्रवाह प्लस के कारण होता है कि माइनस के कारण? विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है ना बाबू। तो धारा का प्रवाह होता है या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। कैसे? माइनस से प्लस। इलेक्ट्रॉन ही वह कारक है, जब ये माइनस से प्लस की ओर भागता है तो अपने आप प्लस से माइनस की ओर भागना शुरू हो जाता है। यही बात है ना। और इस वजह से हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक दे। कौन? विलयन। कौन सा विलयन? ये हम लोग सेल वाले में पढ़ चुके हैं। अब वो अगर रोकना शुरू करेगा तो क्या उसका इल्म, उसकी जानकारी आपको वहां पे मिली कुछ? ऐसा नहीं ना। तो वो प्रतिरोध बनाने में ही यूज हो रहा है। वायर लेकर के हम आए और वो वायर में ही ये चीज है जो उसको रोक रहा है। ऐसे प्रतिरोधों को क्या बोला जाता है? आंतरिक प्रतिरोध। अंदर अंदर से कोई है जो खाए जा रहा है, ऐसे बोले नहीं बोलते, अंदरूनी, तो वो आंतरिक प्रतिरोध है। सिंबल क्या इसका है? स्मॉल आर। होल्ड ऑन, एक मिनट रुको बाबू। क्या हो गया? कोई सवाल है क्या? सही है, समझ में आया बात? तो क्या क्या बात हुआ? विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे? सर जब परिपथ कंप्लीट नहीं होगा उस समय इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया? प्लस और माइनस। सर जब ये इस परिपथ को कंप्लीट नहीं कीजिएगा, परिपथ जब हम खुला रखेंगे तो उस समय इसके इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होगा उसको हम लोग विद्युत वाहक बल बोल देंगे। और जब यही चीज हम कंप्लीट कर दें यानी इसको पूर्ण कर देंगे, इस समय इसके पूर्ण करने का मतलब क्या है? तार को जोड़ दिया, कंप्लीट कर दिया। इस समय इसके इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होगा इसको हम लोग वोल्टता बोलेंगे। क्लियर हो गया?
और सर ये इलेक्ट्रोड अपने जिस विलयन में डूबे हुए होते हैं वह विलयन भी धारा को प्रवाहित करने में क्या करता है, रोक टोक उत्पन्न करता है, क्योंकि यह क्रिया आंतरिक होती है। तो रोक टोक करना तो प्रतिरोधक कहलाता है ना। तो आंतरिक रूप से इस प्रकार का जो रोक टोक चल रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। सूचित किससे करते हैं, स्मॉल आर से। अब हम जान रहे हैं कि विभवांतर V बराबर क्या होता है, आई आर। तो यहां पर जो लागू होगा, क्योंकि ये बाहरी प्रतिरोध के लिए है तो कैपिटल आर। ओम का नियम आंतरिक प्रतिरोध के लिए कि बाहरी प्रतिरोध के लिए, बाह्य प्रतिरोध के लिए, देख लो तुम, सही है। तो क्या ये आंतरिक प्रतिरोध पर भी लागू होता है, यस, आंतरिक प्रतिरोध पर भी लागू हो जाता है। देखो V बराबर आई आर, आ रहा है बात समझ में। तो क्वेश्चंस ऐसे घुमाकर दिए जा सकते हैं, तब वहां होगा आंतरिक के लिए लागू होता है कि बाहरी के लिए लागू होता है। हम अभी साफ देख लिया V बराबर आई आर, यहां भी V बराबर आई आर। धारा तो वही है ना, इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो तो वही एक रूप में है, आई ही है जो धारा गुजर रही है, सही है क्या। हाँ, अभी हम लोग क्या करो, फोटो बन गया है, फोटो में पहले सुधार कीजिए बाबू ये सब चीज। इसको गोल घेरा लगा के इसको लिखो आंतरिक प्रतिरोध, इसको बाह्य प्रतिरोध, डॉट लगा दीजिए कुंजी में और लिखिए उसको पूर्ण। डॉट लगने का मतलब होता है परिपथ कंप्लीट हुआ, लिखिएगा परिपथ कंप्लीट हुआ। हाँ, डॉट का मतलब ये भी है, पूर्ण वर्ड अगर नहीं समझ में आए तो आप उसको लिख सकते हैं परिपथ कंप्लीट। कहां पर तुम बनाई हो, क्या सच में हम वहां पर दिए हैं इलेक्ट्रिक करंट का निशान, अपने से काहे 2 पॉइंट भागती हो बाबू। करंट प्लस प्लस से चलता है ना, धारा का प्रवाह हम लोगों को किताबों में ही पढ़ाया गया प्लस से। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, लेकिन किताब तब तक स्टैब्लिश हो चुका था जब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिली थी। क्लास 10 में ये बात है, इसके बारे में चर्चा है, इसलिए हम लोग देखो प्लस से जाता हुआ दिखला दिया। बस आगे क्यों नहीं गए, क्योंकि जो चीज हम समझाने वाले हैं वो इसी से जुड़ा हुआ है ना, सब कुछ है, तो इसलिए हम यहीं पे रोक दिया मामला को। अब हम यहीं से, सब कुछ यहीं से होगा, स्विच ऑन ऑफ यहीं पे कर सकते हैं, सही है ना। विद्युत वाहक बल E लिख करके डैश दो, विद्युत वाहक बल ऐसा वाला E लिख करके डैश दीजिए, लिख करके डैश दीजिए। लिखिएगा डैश देने के बाद लिखोगे जब सेल खुले परिपथ में होता है, जब सेल खुले परिपथ में होता है, खुले परिपथ में होता है, तो उनसे धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उनसे धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। किंतु उनके इलेक्ट्रोडों के मध्य, किंतु उनके इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर अवश्य रहता है, उनके इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर अवश्य रहता है, उनके इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर अवश्य रहता है, अवश्य रहता है, पूर्ण विराम। इसी विभवांतर को विद्युत वाहक बल, किताब में देखोगे कैसे लिखा रहता है, कई जगहों पर V डॉट लगाएगा, ऐसा लिखा रहेगा V, फिर लिखेगा वा बल, ऐसे है ना। विद्युत वाहक बल E कहते हैं। हो गया, चलिए सर, एक तो हो गया, E लिख लिया ना ब्रैकेट में। चलो बाबू अब दूसरा लिखोगे
दूसरा लिखोगे, पहला तो हो गया भाई, दूसरा लिखिएगा टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता V डैश, टर्मिनल की वोल्टता या टर्मिनल वोल्टता, उसके बाद डैश दे दीजिएगा। लिखोगे, लिखोगे जब सेल बंद परिपथ में होता है, जब सेल बंद परिपथ में होता है, परिपथ में होता है, तब उनके इलेक्ट्रोडों के मध्य, तब उनके इलेक्ट्रोडों के मध्य, तब उनके इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर को टर्मिनल की वोल्टता कहते हैं। उत्पन्न विभवांतर को टर्मिनल की वोल्टता कहते हैं। इसे कैपिटल V द्वारा सूचित करते हैं, या अगर लिख लियो हो ब्रैकेट में तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। टर्मिनल की वोल्टता या टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। चलिए बाबू तीसरा बिंदु लगाइएगा, तीसरा बिंदु लगाइएगा, और वहां है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। लिखिएगा बाबू, विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में, कॉमा, सेल के वैद्युत अपघट्य, सेल के वैद्युत अपघट्य, फिर से बोल रहे हैं, विद्युत धारा के मार्ग में सेल के वैद्युत अपघट्य द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है, जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, उसे, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, उसे, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कहते हैं। देखो अब छोटा सा डेरिवेशन है, ताकि यहां से हम लोग दो चीज का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। एक धारा I का, इस परिपथ से बहने वाली धारा I का, और देखो क्या क्या चीज जानकारी हमको मिल सकता है। कुल वोल्टता, यानी कि कुल वोल्टता बोलते हैं विद्युत वाहक बल जिसको कहेंगे, E बराबर कितना होगा, IR प्लस I स्मॉल r। क्यों होगा? अगर हम इस सेल को चालू ना करें, परिपथ को चालू ना करें, ठीक है, तो एक तो ये कोई खर्च नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्यों? जब तक परिपथ मेरा पूर्ण नहीं होगा, सेल का कोई यूज नहीं हुआ, तो इस समय जो टोटल ई होगा वो इसके प्लस और माइनस के बीच जो भी युक्तियां यूज हो रही होंगी सबका कुल योग होगा। चाहे हम यूज करें V बराबर IR, मान लो ये 50 ओम ले लेता है यूज, वोल्ट 50 वोल्ट ले लिया ये, तो ये बाकी अगर ये बचा है, ये 25 लिया है, तो 50 और 25 टोटल 75, और सेल आप देखो परिपथ आपका ओपन है, खुला हुआ परिपथ है, तो जो कुल विद्युत वाहक बल हुआ होगा वो इन दोनों के योगफल के बराबर रहा होगा। कैसे? क्योंकि फालतू कोई खर्चा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि परिपथ मेरा चालू है नहीं। जब परिपथ को चालू करेंगे तब ना खर्च होगा। उसके लिए हम बोला कि विद्युत वाहक बल बराबर होगा यहां वाला प्रतिरोध यानी बाह्य प्रतिरोध के द्वारा जो खर्चा उत्पन्न किया गया और आंतरिक प्रतिरोध के द्वारा जो खर्चा उत्पन्न किया गया। और यहां से E बराबर I कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल R
प्लस स्मॉल आर। और हम यहां से इस परिपथ की धारा निकाल सकते हैं। धारा तो हम तभी निकालेंगे जब परिपथ से यूज ना हो कोई चीज, सही है ना। इसलिए परिपथ को जब हम ऑफ रख रहे हैं ना, उस समय देखो ई कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं हम लोग। और यहां से आई अगर अकेला करेंगे तो ये बटा में चला जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल आई। सो आई इज इक्वल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखो ये एक संबंध है बाबू, किसके बीच में, किसी सेल के, कोई परिपथ है, उस परिपथ के विद्युत वाहक बल, और जब परिपथ मेरा बंद है उस समय जो विद्युत धारा होगी वो, और साथ ही बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में, सही है क्या। और अब दूसरा वाला भी हम लोग डेरिवेशन एक और कर, इसी से डेरिवेशन का मतलब अब इसी को हम v के रूप में भी निकाल सकते हैं। देखो E इज इक्वल टू क्या है, आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ठीक है। तो E इज इक्वल टू आई आर के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, V प्लस आई आर। तो V अगर निकालना हो, अकेला करना हो V को, तो ये वाले भाई साहब इधर आ जाएंगे, तो E माइनस क्या हो जाएगा, आई आर इज इक्वल V। तो आप लिख सकते हो इसलिए V का मतलब वोल्टता, इसलिए वोल्टता इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल माइनस आई स्मॉल आर। मतलब ये कि वोल्टता किसे कहते हैं, जब मेरा परिपथ चालू हो उस समय प्लस और माइनस के बीच जो विभव का अंतर होगा, वही ना। अब इसको पढ़ो बाबू, तो जो कुल विद्युत वाहक बल होगा किसे कहते हैं, कुल विद्युत वाहक बल, जब परिपथ मेरा चालू नहीं है, टोटल जो रहा होगा, जो उस समय जब बिना यूज के न्यू कोई चीज परचेज करके लाओ, ऐसे समझो, रफ में समझते हैं, बैटरी न्यू लाए, यूज नहीं कर रहे, उस समय इसके प्लस और माइनस के बीच में यानी जितना चार्ज होगा वही इसका विद्युत वाहक बल शुरू में, वो हो गया। और उसमें से आंतरिक प्रतिरोध घटाओ, क्यों, क्योंकि धारा जब गुजर रही होगी, नॉब रहता है ना बैटरी में लगा हुआ प्लस और माइनस, तो जो करंट माइनस से प्लस के पास जा रहा होगा वो करंट उस जिस वैद्युत अपघट्ट में वो नॉब डूबा हुआ होगा, वो वैद्युत अपघट्ट क्या कर रहा होगा, करंट को रोक रहा होगा, मत जाओ ऐसा कर रहा होगा ना, यानी कि विरोध उत्पन्न कर रहा होगा, अवरोध उत्पन्न कर रहा होगा। उस पूरे विद्युत वाहक बल में उस अवरोध को घटा दो, जो वैल्यू मिलेगा वही वोल्टता है, और आप उतना ही यूज कर पाइएगा। जैसे हम बैटरी लाएं, क्या बोल रहा है, 220 AH का बैटरी है सर, ले जाइए, एकदम आपको 6 घंटा तो लगातार देगा। तो हम गूगल किया, उसमें क्या बताया, 220 AH 6 घंटा रेगुलर। लेकिन अगर हम उसको सच में पढ़ने पर आ जाएं तो हमको मालूम है कि ये बैटरी अभी बताया गया जो यूज नहीं हो रहा, अभी कितना दे रहा है, 6 घंटे का बैकअप बोल रहा है ऐसा। अब जैसे हम इसमें परिपथ लगाएंगे तो हमको इतना सा बात समझ जाना है कि जिस क्षण इससे धारा प्रवाहित होनी शुरू होगी, आंतरिक प्रतिरोध लागू हो जाएगा। और 6 का मतलब आप समझ जाइए 1 घंटा कम है, क्योंकि धारा जो 5-6 घंटे के लिए चलेगी जरूर 6 घंटे के लिए, बट उसको रोका भी जा रहा है। किसके द्वारा रोका जा रहा है, आंतरिक प्रतिरोध के द्वारा। और इस प्रकार जो धारा आपको एक्चुअल में प्राप्त होगी, आप अपने घर में जो धारा प्राप्त करते हैं वो यही है बाबू, वोल्टता है, वोल्टता प्राप्त करते हैं। ये लागू, परिपथ चालू हुआ, ये लागू हो गया। ये वायर ले जाइए, पॉलीकैप वायर है, बड़ा शानदार वायर है, इसमें एक जरा भी प्रतिरोध के समझिए 0 है, आर बराबर, बहुत शानदार। क्या सच में आर बराबर 0 हो सकता है, नहीं, ये एक परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रतिरोध किसी चीज, एमीटर के बारे में बोला जाता है कि एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, क्योंकि अगर एमीटर में कुछ प्रतिरोध दे देंगे तो धारा उसके अंदर ठहरने लगेगी, जिससे आप कभी उसके अंदर ठहरने का मतलब ये कि धारा ऐसे आ रही है, एमीटर खुद अपने आप में एक प्रतिरोध की तरह काम कर गया अगर, तो धारा कितना गुजरी सही कभी पाठ्यांक वो देगा ही नहीं। तो एमीटर का प्रतिरोध क्या बोला जाता है, 0 होता है। क्या सच में एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए धारा का जो मापन होगा वो थोड़ा बहुत एरर लेकर के ही होगा। यहां पर तो धारा का पता चला हमको, धारा क्यों पता चला, आई कैसे पता चला, जब परिपथ से कोई यूज आप नहीं कर रहे, तभी नहीं, ई की शक्ल में आया। अभी क्या कर रहे हैं, अगर आपको देखना है कि सच में कितना मिलेगा, आपको सच में कितना वोल्टता मिलेगा, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो नया होगा, यानी जब परिपथ में कुछ यूज मत करो, वो ये हो गया, प्लस और माइनस के बीच कुल एनर्जी, उसमें से घटा दो, कौन सा वाला घटा दो, वो जो आंतरिक रूप से इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको वोल्टता मिल जाएगा। तो अभी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वहां पर आई के शक्ल में आपसे रिजल्ट निकालने के लिए कहा जाएगा, और वी के शक्ल में बोला जाएगा रिजल्ट निकालने। दोनों डेरिवेशन आपके पास है, आप दोनों को पहले इसको बना करके फिर उसके बाद नीचे करके इसको भी बना कर दोनों को निकाल लीजिए जल्दी से।
ध्यान रखिएगा बनाने का तरीका, एक में आई को कॉमन लेके तुरंत आई निकाल दिया, और एक में आई आर को वी से संबोधित तो किया ही जाता है, एक को सिर्फ चेंज करके रिजल्ट निकाल दिया। प्रश्न ऐसे रह सकता है, एक सेल के विद्युत वाहक बल, उसके वोल्टता और उसके आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध बताओ। तो हम यहाँ पर ये वाला निकाल सकते हैं कि एक सेल की वोल्टता, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध, ये यहाँ से निकल जाता है। बाह्य प्रतिरोध नहीं करता, बाह्य प्रतिरोध आप भरते हैं ना, आंतरिक प्रतिरोध सेल पर पहले से लागू होता है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन देगा कि एक सेल की वोल्टता, उसके विद्युत वाहक बल और उसके आंतरिक प्रतिरोध। तो हमेशा ये वाला तरीका सबसे आसान है बनाना। और अभी जो आप बनाएंगे सेल का समीकरण, एक जो है एक श्रेणी क्रम में इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आपको ध्यान हो, थोड़ा सा कॉपी पेज पलटो बाबू, श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जाओ। जब तुम जाते हो तो वहां पे तुम देखोगे ओम का नियम जब लागू करते हो तो V बराबर आई आर वन करते हो, V2 बराबर आई आर टू करते हो, V3 बराबर आई आर थ्री करते हो। तो सेलों का भी जब श्रेणी क्रम करोगे तो यही वाला फॉर्मूला उठाना पड़ेगा, V1 बराबर E1 माइनस आई आर वन। आई वन नहीं होगा क्योंकि धारा तो एक ही रहती है, तुम देखो, बात समझ में आ रहा है? तो आई रहेगा भाई, और उस धारा जो है आई आर वन हो जाएगा, फिर आई आर टू हो जाएगा, आई आर थ्री हो जाएगा। अब सवाल है सर धारा एक ही क्यों रहेगी? तो फिर हम बोलेंगे, आप प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम पढ़े थे, उसमें आप देखते हो कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो यहां पर प्रतिरोध है, यहां पे सेल हो जाएगा, प्रत्येक सेल का दूसरा सिरा दूसरे सेल के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और इस प्रकार से हम एक लाइन में सभी सेल को देखते हैं, सही है ना? तो एक लाइन में सभी सेल के होने का मतलब क्या है? एक ही धारा सभी से प्रवाहित होगी, इसलिए यहां पर I1, I2, I3 करने की जरूरत नहीं होती। तो फिर E1, E2, E3 करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सर आप 3 सेल ला रहे हो मार्केट से, आप खुद बोल रहे हो सेलों का आप समूहीकरण कर रहे हो, तो 3 अलग अलग सेल होंगे, तो तीनों सेल के लिए अलग अलग विद्युत वाहक बल होगा। तो पहले वाले के लिए E1, दूसरे वाले के लिए E2, तीसरे वाले के लिए E3। अब 3 अलग अलग सेलों का विद्युत वाहक बल अलग अलग हो तो इट इज ऑब्वियस कि उनका आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। पहले वाले के लिए R1 स्मॉल में, दूसरे वाले के लिए R2 स्मॉल में, तीसरे वाले के लिए R3 स्मॉल में। सही है बात क्या? और फिर जैसे वहां किए थे V1, V2, V3, वैसे यहां करेंगे। पहले फोटो और क्वेश्चन लिखोगे, सेलों के समूहीकरण से क्या समझते हैं? सेलों के समूहीकरण से क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार से किया जाता है? सेलों के समूहीकरण से क्या समझते हैं? यह कितनी तरह से किया जाता है? सेलों के समूहीकरण से क्या समझते हैं? यह कितने तरह से किया जाता है? लिखोगे, अलग अलग सेलों को, अलग अलग सेलों को, अलग अलग सेलों को, सेलों को आपस में जोड़ने की क्रिया, अलग अलग सेलों को आपस में जोड़ने की क्रिया, क्रिया सेलों का समूहीकरण कहलाती है। सेलों का समूहीकरण कहलाती है। सेलों का समूहीकरण कहलाती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। यह प्रक्रिया दो तरह से की जाती है। यह प्रक्रिया दो तरह से की जाती है। यह प्रक्रिया दो तरह से की जाती है, की जाती है। डैश दे दीजिएगा, रोमन में पहला आ जाइएगा, लिखिएगा सेलों का श्रेणी क्रम, लिखिएगा सेलों का श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम डैश। लिखोगे, सेलों के श्रेणीक्रम व्यवस्था में,
सेलों के श्रेणी क्रम व्यवस्था में, सेलों के श्रेणी क्रम व्यवस्था में, कॉमा दे दोगे बाबू, प्रत्येक सेल का दूसरा सिरा, प्रत्येक सेल का दूसरा सिरा, कॉमा, दूसरे सेल के पहले सिरे से जुड़ा होता है। प्रत्येक सेल का दूसरा सिरा दूसरे सेल के पहले सिरे से जुड़ा होता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फोटो बनाएंगे, पहले देख लो बाबू कैसे। ये जो सिंबल है, ये जो अभी हम बनाए यहां पर, ये हुआ मेरा एक सेल, पहला सेल। हम अभी थोड़ा देर पहले आपको बता रहे थे यहां पर जब वैल्यू निकाले थे वोल्टता का, तो V बराबर लिखा था E माइनस IR1, यानी वोल्टता एक चीज हुआ, विद्युत वाहक बल दूसरा चीज हुआ और आंतरिक प्रतिरोध तीसरा चीज हुआ। ये तीन चीज एक सेल को डिफाइन करता है। तो यहां पर भी देखो E मिल चुका है, R मिल चुका है, तो वोल्टता भी मेरे पास हो जाएगा। V बराबर होता है ना E माइनस IR1, इसलिए तो ये हुआ एक सेल जिसका छोर अगर नाम लिया जा रहा है तो इस एक छोर का नाम हम रख देंगे A और दूसरे छोर का नाम रख देंगे B। देखो एक सेल में दोनों चीज होता है। थोड़ा देर पहले भी हम फोटो बनाए थे, तो जहां पर हम ये प्लस माइनस लिखा था, बैटरी का सिंबल जो दिया था सेल का, उसके जस्ट बगल में ही हम आंतरिक प्रतिरोध लगा दिया था। तो यहां पर भी, यहां पर देखो आंतरिक प्रतिरोध ऊपर नहीं दिया, ऊपर में क्या था, बाह्य प्रतिरोध। वो तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी भी डाल सकते हैं, हमको वो नहीं, हमको सिर्फ सेल को सिंबॉलिक करना है ना, तो सेल को सिंबॉलिक कर दिया। अब यहीं पर हम दूसरा सेल को जोड़ेंगे, बढ़ा ऐसे, फिर से प्लस माइनस ऐसे, और उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध, दोनों चीज हो गया। अब यहां पे ये क्या बनेगा, E2, और ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और यहां पर क्या लग जाएगा, स्मॉल r2 नाम है, यहां पे B लग चुका है, C देते हैं। अब ये वाला जो सेल है इसका नाम क्या पड़ गया, BC, इसका नाम क्या पड़ गया, AB। देखो प्रत्येक पहले वाले सेल का जो दूसरा सिरा है, ये पहला सिरा दूसरा सिरा दूसरे वाले सेल के पहले सिरे से जुड़ गया, जुड़ गया ना, ऐसे बना दिया गया। एक और बनाते हैं, तीसरा भी लगा देते हैं। ये क्या हो गया, R3, ये भाई साहब प्लस हो गए, ये माइनस हो गया, और इसका नाम D। ये हो गया श्रेणी क्रम। तुम देख सकते हो एक लाइन में तीनों जुड़ गए। और बड़ा बना दे फोटो, हाँ सर ये बोलती नहीं है, बोलो बड़ा बना दे, बड़ा बना दे, तुमको दिख रहा है बाबू, बड़ा बना दे। अच्छा उसको नहीं दिख रहा होगा ना, सही बात है, कर दे बाबू, कर देते। नहीं ऐसा बात नहीं है। देखो ठीक है बाबू, अब प्लस माइनस, ये हो गया E1 और ये हो गया R1, इसका नाम है A और इसका नाम है B। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहां पर हम दूसरा वाला सेल को जोड़ रहे हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये ऐसे बढ़ा दीजिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और यहां पर आंतरिक प्रतिरोध R2 के नाम से और ये विद्युत वाहक बल E2 के नाम से। सही है, सेल का नाम BC है ना। अब तीसरा वाला को जोड़ा जाए, R3, ये प्लस, ये माइनस, और इनका नाम D, और ये हो गया E3। अब गौर से देखो, अभी ठीक है, अब गौर से देखिए तो ये तीनों का तीनों एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं, जहां पर हम हमेशा क्या देख रहे हैं, पहले वाले का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से, पहले वाले का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ये एक लाइन में होते हैं, इसलिए इनसे प्रवाहित होने वाली धारा भी कैसी होती है, एक रूप की होती है, इसलिए हम इसको आई बोल रहे होते हैं। क्योंकि ये तीन अलग अलग सेल हैं, इसलिए इनके विद्युत वाहक बल भी हमको अलग अलग दिख रहे हैं। अब हम इनके बीच में क्या देखेंगे, वोल्टता। अब तो वोल्टता यूज करें, धारा प्रवाहित हो रही है, तीनों को जोड़ दिए, धारा प्रवाहित होगी तो वोल्टता भी देखना होगा। वोल्टता के लिए कैसे चेक करेंगे,
इस छोर पर लाइए, इस छोर को लाइए और दोनों के बीच में चेक कर लीजिए V1, पहला वाले के लिए V1। अब यहां देखो बाबू, इसके वाले छोर को लाओ और इसके वाले छोर को लाए, इन दोनों के बीच में चेक कर लो, क्या बन जाएगा V2। ध्यान दे रहे हो? अब ये तीसरे वाले के लिए क्या होगा, इसका एक छोर लाइए, इसका एक छोर लाइए और दोनों को देख लीजिए, दोनों के बीच में V3। कैसे देखेंगे, चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने का तरीका है V इज इक्वल, क्या फॉर्मूला है, E माइनस आई आर। तो पहले वाले सेल के लिए V1 बराबर E1 IR1, दूसरे वाले के लिए E2 माइनस IR2, तीसरे वाले के लिए, बस यही काम अभी हम लोग करने वाले हैं। फोटो आप लोग बनाइए पहले। हो गया, चलिए आगे लिख सकते हैं, आप आगे बढ़े। लिख रहे हैं हम यहां पर, देखो बाबू क्या लिखा जा रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल से धारा आई है। अब देखो ध्यान से बाबू, सेल से बहने वाली धारा आई होगी। अब हमको जो बात गौर करना है वो ये, सबसे पहले वोल्टता की कल्पना करनी है। कौन सी वोल्टता? हम वो वोल्टता देखना चाहेंगे जो ए से बी में जाती है, यानी वी ए से बी में। तो वी ए बी बराबर क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की बात हो रही है, इज इक्वल टू वी बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, अभी अभी फॉर्मूला E1, बस तो वही काम करेंगे हम लोग। E1 में से आई R1 घटाएंगे, इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या निकाला, वी ए से बी, अभी निकालेंगे बी से सी, तो लिखेंगे वी बी सी, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी सी, ये हो जाएगा E2 माइनस इक्वेशन 2। अब तीसरा आ जाइए बाबू, सी से डी तक, तो वी सी डी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू E3 माइनस IR3, इक्वेशन नंबर 3। प्लान क्या है? प्लान ये है कि हम जो ये तीन सेल को जोड़ करके, जाइए वहां छोटे वाले रूम में जाइए, वहां देखिए दो सेल को जोड़ करके हम बनाए हुए श्रेणी क्रम, जाके देखिए आप वहां उस रूम में, इन्वर्टर वाले में, अभी नहीं छुट्टी के बाद इन्वर्टर वाले रूम में लगाए हुए। अब वो दोनों सेल को हटाइए, दोनों सेल को हटा करके आप क्या कीजिए, एक सेल ले आइए। तो यहां पर तीन सेल को जोड़ा गया, प्लान ये है कि तीनों सेल को हटाना है। तीनों सेल को हटा करके हम एक सेल लगाना चाहते हैं बस। अब वो इस योग्य हो, देखो ए से लेकर के डी के बीच में जो तीन सेल हैं, देखो यहां ए से डी लिख रहे हैं हम, ए से लेकर डी के बीच में वो जो तीन सेल हैं, तीनों को हटाना है। तीनों को हटा के एक सेल लाना है जो तीनों के बराबर हो। समझ में आ रहा है? यानी इन तीनों को जब जोड़ेंगे ना, जितना मिले वो ये अकेला हमको दे रहा हो। यहां पर क्या बनेगा, एक V, सही है, इसको हम लोग बोलेंगे समतुल्य, समतुल्य सेल। वहां प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध। इस समतुल्य का मतलब यही समझ में आपको आएगा, समतुल्य का मतलब यही होता है, ये जो अलग अलग इस क्रम में जोड़े गए हैं, तीनों को हटाओ, तीनों को हटा करके एक लाइए। एक कैसा, ऐसा। यहां पर बाबू ये हो जाएगा सिंपल सा E, ये हो जाएगा R। क्लियर हो गया? तो इसके लिए जो V बनेगा वो है E माइनस आई R। क्लियर हो गया? अभी उसके समीकरण, तीनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हम लिख रहे हैं आगे, समीकरण 1 + 2 + 3 से तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया। तो देखो यहां पे इसका वाला इधर से, ये वाला नहीं बाबू, ये यहां से VA माइनस VB पहला, प्लस दूसरा वाला बाबू ये VB माइनस VC, प्लस तीसरा वाला बाबू VC माइनस VD बराबर, इस तरफ वाला वैल्यू को लिखना पड़ेगा E1 माइनस, अभी उसको नहीं बनाना है, अभी जो आप फोटो बनाए ना
उसके बाद लिखने के बाद इसको ड्रॉ करना, बनाते चलना है। जब जरूरत पड़ेगा उसका तब ना यूज देखेंगे, अभी तो उस पर नहीं जाना है, अभी हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं बस। E1 माइनस IR1 पहला हो गया, प्लस दूसरा E2 माइनस IR2 प्लस तीसरा E3 माइनस IR3 हो गया। अभी यहां देखो VB और कौन कौन कैंसिल हो रहा है, ये देखो प्लस माइनस कैंसिल, VC से VC कैंसिल, VA माइनस VD मिलेगा, VA माइनस VD मिलेगा। देख लो भाई सही है क्या। और यहां से क्या क्या मिला देखो, E1 प्लस E2 प्लस E3 एक जगह कर दिया, माइनस का I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। जिनको भी दिक्कत है सवाल करो, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, समझ में आ गया। इसको हम एक नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 के बाद 4, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इससे ज्यादा ये हमसे हल होंगे भी नहीं। लेकिन अब जैसे ही हम समतुल्य प्रतिरोध के पास जाएंगे तो समतुल्य प्रतिरोध बताएगा कि सुनो जो V है, ये V क्या है बाबू, A और D के बीच में ना, तो यही है मेरा VA माइनस VD। तो जब VA माइनस VD है उसकी जगह पे हम लगा देंगे V, अब V का वैल्यू क्या है, E माइनस IR। दिख रहा है, देखो कैसे करेंगे। अब यहां लिखेंगे क्या, समतुल्य सेल के लिए। क्या मतलब हुआ समतुल्य सेल का, कि सर हम अपने परिपथ में ये जो 3 सेल का इस्तेमाल किए हैं, इन तीनों सेल के योगफल के बराबर कैपेसिटी वाला एक सेल इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो उसके लिए फोटो बनाना है। ए से ये लग गया सेल बाबू, यहां प्लस और यहां माइनस, इसके बाद ये लग गया आंतरिक प्रतिरोध, और उसके बाद ये पॉइंट ए, इसका नाम डी। ए और डी ही देना है ताकि इसके और इसके बीच में लग रहा है, समझ में आ रहा है ना बात, इसलिए ए डी देना है। और बीच में ये जो वैल्यू है वोल्टता का, ये वी हो गया, ये वाले भाई साहब ई होंगे। क्लियर हो गया। अब हम यहां पर इसको इसको मिटा रहे हैं। और लिखेंगे समतुल्य सेल की वोल्टता। क्या लिखेंगे, समतुल्य सेल की वोल्टता। वोल्टता कहां से कहां तक बाबू, VA माइनस VD, जिसको हम क्या बोलेंगे, V। देखो ना, VA माइनस VD जो क्या बनेगा, V बनेगा, जैसे यहां पे हो रहा था। किसके बराबर है बाबू, सॉरी, E माइनस IR। देख लो इक्वेशन नंबर 5। क्या करना चाहिए अगला काम, समीकरण 5 का मान 4 में रख देना चाहिए। सर स्पष्ट दिख रहा है, वही काम करते हैं। समीकरण 5 का मान समीकरण कहां पे रखने पर, 4 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 4 कहां है भाई, यहां है, VA माइनस VD, जिसके जगह पे हम रख सकते हैं E माइनस IR इज इक्वल, राइट साइड का पूरा वैल्यू रख दो, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस IR1 R2 R3 हो गया। और अब वही है, एक जैसे पद वाला को एक जगह कर दो, I वाले को I के साथ रखो, मतलब या विद्युत वाहक बल बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, एक वैल्यू तो ये मिल गया। और I वाले को अलग कर दो, देखो यहां पे माइनस का IR है ना, इज इक्वल, इधर से I वाला को रखो, माइनस का I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, माइनस का I कैंसिल, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकाल दिए। तुमको सरदर्द नींद आ रहा, घर जाओ, जितना देर लेक्चर ले रहे हैं लिखा रहे हैं उतना देर तुम नजर नीचे करके कर रही हो, तो जाओ किसी और प्रोफेसर से पढ़ो जा करके, गधी। ये देखो, ये है समतुल्य सेल का विद्युत वाहक बल। तो बोला गया समतुल्य सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो अन्य यानी परिपथ में आने वाले सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होगा। और समतुल्य सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो उस परिपथ में आने वाले प्रत्येक सेल के आंतरिक प्रतिरोधों के योगफल के बराबर हो जाएगा। निकलेगा ना निष्कर्ष, वही बात को हम यहां लिख देते हैं। समतुल्य सेल का
विद्युत वाहक बल परिपथ में प्रयुक्त सभी सेलों के विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होता है। एक बात ये हो गया। और यहां समतुल्य सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r परिपथ में प्रयुक्त सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। बस फोटो बनाने के बाद रुक जाओगे वो। अब देख लो पहले इसको। फोटो चेंज है, का नंबर में खा में है ना सेलों का समांतर क्रम। फोटो बनाने के बाद तो एक परिभाषा हो जाएगा कि सेलों के समांतर क्रम में संयोजन में प्रत्येक सेल का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर होता है। ये बात तय हो गई। अच्छा, इनसे प्रवाहित तो इनकी वोल्टता अलग अलग सेलों के लिए अलग अलग होती है, एक रहती है? एक ही रहती है। वोल्टता एक ही रहती है ना, क्योंकि सभी का एक सिरा एक बिंदु पर है, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर है, तो वोल्टता ए और बी के बीच होती है, तो वो सभी में पैरेलल ही रहेगी, एक जैसी रहेगी। तो इसलिए सभी का काउंटेबिलिटी क्या रहेगा? सिर्फ v रहेगा। क्लियर हो गया बात। अब दूसरा, इनसे प्रवाहित धारा प्रत्येक सेल के लिए अलग अलग होती है, एक रहती है? के लिए अलग होती है। इसका मतलब फोटो में भी हम लोगों को करना पड़ेगा। ये हो गया बाबू I1, ये हो गया I2, तीसरे वाले के लिए I3। कर लीजिए आप लोग भी, I1, I2 और I3। है ना, फोटो सुधार कर लिए। अब देखो, ये चीज तो हम लोग पढ़ लिए कि V बराबर क्या भी आया था, E माइनस आई आर, यही आया था ना। यहीं से हम किसका वैल्यू निकालने वाले हैं? I का, क्योंकि उसमें अलग अलग क्या था? V1, V2, V3 था। इसमें अलग अलग कौन है? I।
I1 I2 I3, तो यहीं से हम I का फॉर्मूला निकाल लेंगे, या ये बनेगा IR इज इक्वल टू E माइनस V, बनेगा बाबू। ये इधर आ गया, ये वाले भाई साहब इधर आ गए और ये इधर आ गया, हो गया ना। इसके बाद क्या करना है, R को हटा दो, I को अकेला कर दो, तो I बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस V अपॉन स्मॉल r। अब इसी फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे पहले सेल के लिए। ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, जहां से अभी तुम यूज कर रहे थे श्रेणी क्रम में, है ना, वही से हम ये फॉर्मूला निकाल लिया। अब हम करेंगे पहले सेल के लिए। पहले सेल के लिए धारा I1 बराबर क्या होगा, या देखो विद्युत वाहक बल E1 माइनस V सब में समान है, आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग है, इक्वेशन 1। इसी प्रकार से दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए धारा कौन सी है, I2 बराबर क्या होगा, E2 माइनस V सब में समान है और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग है, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से लाइन है ना, तीसरे सेल के लिए क्या बन जाएगा वो, I3 E3 माइनस V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर, V सब में समान है इसलिए V नहीं चेंज हुआ। अब क्या करें, जैसे उसमें किए थे, तीनों को जोड़ देंगे, कर देते हैं। यहां पे जगह नहीं है, आपको इसको लाइन बाय लाइन लिखते चले जाना है नीचे कॉपी में, ठीक। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल, यहां देखो E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2 प्लस E3 माइनस V अपॉन R3। फिर यहां देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, इसको लिखो E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 लिख सकते हैं, ठीक। इसको देखो लिख सकते हैं E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, इसको E3 अपॉन R3 माइनस V अपॉन R3 लिख सकते हैं। एक मिनट अब, तो अब यहां पर इसके फैमिली का बंटवारा हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, कैसे होगा। यहां देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, E1 वाले को एक जगह कर दो, E1 को अगर कॉमन ले लें 1 अपॉन R1, यहां से E1 को कॉमन ले रहे हैं, बताओ तो V वाले से हो जाएगा ना, ठीक। माइनस V को, माइनस का V कॉमन ले लें, कहां हो रहा है, हाँ यहां हो जाएगा ना, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। E1 से तो कुछ नहीं हो रहा बाबू, E1 अपॉन R1 ही रह रहा है, E2 अपॉन R2 रह रहा है और E3 अपॉन R3। देखो ना ऐसा है, यही दो ग्रुप इनका बन रहा है, बस इससे ज्यादा नहीं हो रहा हल। अब हमको क्या चाहिए भाई, गुड सर, समतुल्य सेल के लिए तो हमको बनाना पड़ेगा क्या, कि हम 3 अलग अलग सेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, एक सेल चाहिए। लगा दिया एक सेल, ए से लेकर के बी तक में, ये आर हो गया, ये प्लस माइनस के लिए ई हो गया। अब इसके लिए आई बराबर क्या होगा, कहां पर बनाया जाए, अब जगह की कमी है। फोटो खींच लो बाबू जरा से, इसका फोटो खींचो तो पहले, लाए हो कोई फोन, दाएं बाएं करके थोड़ा अच्छे से, हो गया। समतुल्य सेल के लिए ये फोटो है, तो उसके लिए हम लोग आई अगर निकालें तो आई बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वहां देखो क्या है, ई माइनस वी अपॉन आर, जिसको हम लिख सकते हैं आई बराबर, देखो बाबू, ई अपॉन आर माइनस वी अपॉन आर, इक्वेशन नंबर, इसको दे दें इक्वेशन नंबर 4, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग आ जाएंगे किस में, वही काम ना करना पड़ेगा। अब ये क्यों करना पड़ेगा, उसके पीछे रीजन है। सर I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर आप I क्यों रख दीजिएगा, सवाल हो सकता है। तो बाबू A से B के बीच में कुल कितनी धारा बह रही है, I1 I2 I3, तीनों को जोड़ेंगे वही ना A से B है, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी जो किसके समतुल्य है, I के तुल्य। कैसे मालूम, इसको हटा करके 3 अलग को हटाना है और लगा दिया है किसको, इसको, जिससे होकर बहने वाली धारा कौन है, I। तो अब तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, राइट हो गया।
तो अब ले जाकर के वहां आई रख देंगे, तो आई इज इक्वल, तो इस आई के जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं सीधा, वहां रख देंगे, क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर माइनस वी अपॉन आर इज इक्वल, अब तो ये रखा जाएगा ना, तो ई के जगह पे पहले यहां रख देते हैं क्या, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू प्लस ई थ्री अपॉन आर थ्री, अब माइनस का v, अब ये वाला 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, अब वही जो थोड़े पहले किए थे, अलग अलग दोनों की तुलना, इसकी तुलना ई वाले की तुलना ई वाले के साथ, वी वाले की तुलना वी वाले के साथ, यहां पर कर देते हैं, थोड़ा सा जगह है, या फिर हम अपने कैमरा भाई साहब को बोलते हैं थोड़ा सा मुड़ जाए, चलो अब आ जाइए इधर। इसकी तुलना इसके साथ करने पर क्या हो जाएगा, E अपॉन आर इज इक्वल, हमको मिलेगा E1 अपॉन आर वन प्लस E2 अपॉन आर टू प्लस E3 अपॉन आर थ्री, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो फालतू का इसमें डील मत करने लग जाना, काट देंगे ई को ऐसे ऐसे, कुछ कुछ नहीं हो रहा। और जो दूसरा वाला वैल्यू है, या जो दूसरा वाला वैल्यू है माइनस का v अपॉन आर, वो क्या मिल रहा है भाई, वो मिल रहा है माइनस का v 1 अपॉन एंड 1 अपॉन आर थ्री, ये कैंसिल हो जाता है माइनस के साथ, यहां मिलता है 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन 1 अपॉन आर टू 1 अपॉन आर थ्री। यानी जब हम समांतर क्रम में होंगे तो तुल्य प्रतिरोध का, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वो उस समांतर क्रम में मौजूद सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होगा। और ये वाला जो कंडीशन है ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का अनुपात, अलग तुल्य प्रतिरोध बोल रहे हैं, तुल्य सेल का अलग अलग सेलों के विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध के अनुपातों के योगफल के बराबर होगा। पढ़ सक रहे हैं ये चीज, इसको फोटो खींच लो बाबू, हम फिर या लिख दे, हम पहले इसको, ये बात को हम लिख देते हैं, ठीक है, पहले हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। आपको क्या करना है, देखो यहां पर कहीं पर हम दिए पार्टीशन, ऐसा कॉपी रहेगा तो क्यों पार्टीशन देंगे, कॉपी में आराम से पहले एक काम करेंगे उसका रखेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे उसका निष्कर्ष लिखेंगे। अभी हम इसका है तो इसका निष्कर्ष लिख रहे हैं, क्या है, तुल्य सेल के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध का अनुपात अलग अलग सेलों के विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। ये तो हुआ एक, इसको क्या लिखेंगे, हाँ बाबू, तुल्य प्रतिरोध के, सॉरी, तुल्य सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। अब खींच सकते हो अब वो फोटो, नहीं लिखे हैं कि हाँ अनुपातों के, ठीक है, अब के बराबर होता है, देखिए समझ गए हो जाएगा, सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो।
बाबू क्लास स्किप नहीं करना है। वीडियो लेक्चर कितनों मिल जाए, ऑनलाइन कितनों मिल जाए चीज कंटेंट, लेकिन जो लाइव इंटरेक्शन है ना वो नहीं हासिल हो सकता। इसलिए किरचॉफ का नियम, आज ताज असलम कौन होता है तीनों को जोड़ने वाला? I1 + I2 + I3 कर लेंगे। क्यों कर लेंगे आप I1 + I2 I3? किरचॉफ बताएंगे। इसलिए कल उनका नियम पढ़ेंगे और जाकर के प्रीवियस ईयर का अगर कभी मिले एक आध बार देख लीजिएगा कि किरचॉफ का नियम दिया है। हाँ, कहीं जगह पे किरचॉफ है लिखा हुआ, कहीं किरचॉफ लिखा हुआ होगा, बट उससे कंफ्यूज नाम से कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है। तो उसको देख लेंगे आप जाके क्वेश्चन कितनी दफा पूछा है। किरचॉफ का नियम बताएं, किरचॉफ ने कितने नियम दिए, उन नियमों की चर्चा करें, लूप का नियम क्या होता है, ऐसे ऐसे प्रश्न रहेगा। तो वो सब हम लोगों को कल पढ़ना है। 8:30 बजे का टाइमिंग रहेगा कल का, ठीक है? ठीक है, और इसको आप यहां तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमको नहीं लगता कि ज्यादा मुश्किल आएगा, बस ध्यान रखना है समांतर में आई और श्रेणी में भी निकालने का, बस। चलिए बाबू, चलिए 1 मिनट बाबू।